जिस आदमी ने मुझे बांह से पकड़कर स्टेशन वैगन के भीतर घसीटा था, वह मेरे समीप आकर बैठ गया। उसने डॉक्टरों के विजिटिंग बैग जैसा एक छोटा सा बैग खोला। बैग तरह तरह की चाबियों से भरा पड़ा था। उसने बड़े सब्र से हथकड़ियों और गाड़ियों के तालों से विभिन्न चाबियों को आजमानी आरंभ कर दी। 5 मिनट बाद लोहे के सरकारी जेवर मेरे शरीर से अलग हो गए। हाथ आज़ाद होते ही मैंने सबसे पहले अपना सिर टटोला, जहाँ सिर सड़क से टकराने से आलू जितना बड़ा घूमड़ निकल आया था। कपड़े उतारो, मुझे आदेश मिला। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और अपने सारे कपड़े उतार दिए। मुझे पहनने के लिए एक घिसी हुई बेल बॉटम जीन्स, एक छपी हुई अजीब सी कुत्ते के कानों जैसे लंबे कॉलरों वाली कमीज और एक जैकेट दी गई, जिसकी पीठ पर अर्धविक्रांताकार अक्षरों में लिखा था, बैन दी बम। मैंने नए कपड़े पहन लिए। स्टेशन वैगन एक स्थान पर रुकी। मैंने प्रश्न सूचक नेत्रों से अपने साथियों की ओर देखा। किसी ने मुझसे निगाह मिलाना जरूरी नहीं समझा। एक ट्रक स्टेशन वैगन की बगल में आकर रुका। ट्रक का पृष्ठभाग पूरी तरह तिरपाल से ढका हुआ था। 2 आदमी स्टेशन वैगन से बाहर निकल गए। कुछ क्षण वे सड़क पर खड़े रहे। फिर एक आदमी मेरे पास आया और बोला, यहाँ से निकलकर फौरन ट्रक के पृष्ठभाग में घुस जाओ। मैंने आज्ञा का पालन किया। चौथाई मिनट में मैं ट्रक के भीतर था। वे दोनों आदमी मेरे साथ ही ट्रक में घुस आए। भीतर एक आदमी पहले ही मौजूद था। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर भी एक आदमी बैठा था। ट्रक चल पड़ा। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। किसी ने उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। जो आदमी ट्रक में पहले से ही बैठा था, उसने एक बक्से में से सेब का सामान निकाला और मेरे सामने आ बैठा। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे हजामत किए लगभग 1 महीना हो गया था। मैंने उससे शीशा लेकर अपना मुंह देखा। उतनी दाढ़ी, मूंछ और बिखरे बालों की मौजूदगी में मेरी सूरत फिर सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल जैसे लगने लगी थी। उस आदमी ने, जो कि शायद नाई था, मेरे चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और नीचे को झुकी हुई मूंछें तराश दी। उसने मेरे सिर के बालों की भी मुनासिब छटाई कर दी। वहीं एक पानी की बाल्टी पड़ी थी। मैंने रगड़ रगड़ कर अपना मुंह धोया और बालों में से धूल मिट्टी निकाली। अंत में जब मैंने शीशे में अपनी सूरत देखी तो मैं एक नया ही इंसान बन गया था। उस समय मेरी सूरत थोड़ी थोड़ी सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, विमल कुमार खन्ना, गिरीश माथुर और बनवारी लाल तांगे वाले सहित सबसे मिल रही थी, लेकिन वास्तव में मैं किसी के भी जैसा नहीं लग रहा था। एक आदमी ने मेरे हाथ में एक पाइप थमा दिया। पाइप में तंबाकू भरा हुआ था। मैंने पाइप होठों में दबाया। उसने माचिस से तंबाकू सुलगा दिया। थैंक यू, मैं ढेर सारा धुआं उगलता हुआ कृतज्ञ स्वर से बोला। शायद वह पाइप भी मेरे वर्तमान बहुरूप का एक अंग था। फिर उस आदमी ने हाथ बढ़ाकर मेरी नाक से चश्मा उतार लिया। यह क्या कर रहे हो? मैं तीव्र विरोधपूर्ण स्वर से बोला। चुपचाप बैठे रहो, वह कर्कश स्वर से बोला। लेकिन मेरी निगाह बहुत कमज़ोर है, मैं चश्मे के बिना कुछ नहीं देख सकता। अरे कहा ना चुपचाप बैठे रहो। मैं चुप हो गया। ट्रक किसी अनजानी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। उस आदमी ने मेरा चश्मा अपनी जेब में रख लिया और फिर एक सूटकेस में से एक इंजेक्शन और सिरिंज निकाल लिया। वह इंजेक्शन तैयार करने लगा। मैं अपलक नेत्रों से उसे देखता रहा। अपनी बाहें नंगी करो, आदेश मिला। क्यों? मैं हैरानी से बोला। यह इंजेक्शन किस लिए? ताकि तुम थोड़ी देर आराम कर सको। तुमने बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन इसे पकड़ो। उसने अन्य 2 व्यक्तियों को आदेश दिया। दोनों ने मुझे दबोच लिया। तीसरे ने मेरी बाह नंगी की और बड़ी बेरहमी से उसमें सुई घुसेड़ दी। पीड़ा से मेरा चेहरा विकृत हो उठा। मेरे मुंह से हल्की सी कराह निकली। सुई अभी मेरी बाह से बाहर भी नहीं निकली थी कि मेरी चेतना लुप्त हो गई। मेरी आँख खुली। मैं कुछ क्षण अपनी आंखें मिचमिचाता रहा और फिर आदतन अपने दाएं बाएं हाथ मारकर अपना चश्मा तलाश करने लगा। चश्मा मेरे हाथ नहीं लगा। बड़े यत्न से मैंने अपने आंखें खोली और चारों ओर निगाह दौड़ाई।
मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि मुझे सब कुछ वैसा ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था जैसे चश्मे में से दिखाई देता था। मैं उठकर बैठ गया। उस समय मैं एक बड़े साफ सुथरे कमरे में मौजूद था। कमरे की खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे पड़े हुए थे और कमरे के दो दरवाजों में से दोनों बंद दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने शरीर पर निगाह डाली। जो कपड़े मुझे ट्रक में पहनने को दिए गए थे वे उस समय मेरे शरीर पर नहीं थे। उस समय मैं एक खद्दर का कुर्ता पजामा पहने हुए था और एक गद्देदार पलंग पर बैठा हुआ था। कमरे में एक ट्यूबलाइट जल रही थी, लेकिन उसका यह मतलब जरूरी नहीं था कि बाहर अंधेरा था। मेरे पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि मैं कितना देर बेहोश रहा था और वह दिन का समय था या रात का। मैं पलंग से उतरा। पलंग के पायताने एक ड्रेसिंग गाउन पड़ा था। मैंने गाउन पहन लिया। मैं झिझकता हुआ एक दरवाजे पर पहुंचा। वह दरवाज़ा बड़ी मजबूती से बाहर से बंद था। मैं दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। दूसरा दरवाज़ा मेरा धक्का देते ही खुल गया। वह दरवाज़ा बाथरूम का था। मैं खिड़कियों के पास पहुंचा। भारी पर्दों के पीछे मुझे मजबूती से बंद खिड़कियां दिखाई दी। उनमें बाहर झांकने लायक एक छोटी सी झीरी तक नहीं थी। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें मुझे अपने जूते, बेल बॉटम जीन्स, कुत्ते के कानों वाली छपी हुई स्किन फिट कमीज और बैन दी बम वाली जैकेट टंगी दिखाई दी। मैं बाथरूम में पहुंचा। वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे में मैंने अपनी सूरत देखी। यह बात स्पष्ट हो गई कि मुझे चश्मे के बिना पूरा दिखाई कैसे दे रहा था। मेरी आंखों की पुतलियां काली की जगह नीली हो गई थी। निश्चय ही मेरे आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस फिट कर दिए गए थे। मैंने आदतन अपने हाथ की पीठ को अपनी आंखों पर और फिर अपनी ठोड़ी पर रगड़ा। चेहरे से साफ जाहिर होता था कि मुझे शेव किए कम से कम 2 दिन हो गए थे। इसका मतलब था कि मैं कम से कम 2 दिन लगातार बेहोश था, क्योंकि जेल से निकासी से फ़ौरन बाद मेरी शेव करके मेरे चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी मूछें तराश दी गई थी। वॉश बेसिन पर शेव और टॉयलेट का पूरा सामान पड़ा था। मैंने पहले दांत साफ किए और फिर शेव की। नीली आंखों और फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ की मौजूदगी में अब मैं कम से कम पंजाबी या भूतपूर्व सिख नहीं लग रहा था। वास्तव में मुझे जेल से निकालने वाले ने मेरी भूतपूर्व सूरत के सारे ट्रेडमार्क मेरे व्यक्तित्व से निकाल दिए थे। उनमें से चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस वाली आइडिया सबसे मज़ेदार और जोरदार था और इसका ख्याल मुझे भी बहुत पहले आना चाहिए था। बाथरूम में गीज़र लगा हुआ था। नल में गर्म पानी आ रहा था। मैंने कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारते ही मुझे एक नई चीज़ दिखाई दी। मेरे गले में एक जंजीर लटकी हुई थी जिसके सिरे पर एक बड़ा सा कंटा था। कंटे पर लिखा था, हरे कृष्णा हरे राम। मुझे जेल से निकालने वाले निश्चय ही गहरी सूझबूझ के स्वामी थे। उन्होंने मेरा काया पलट करने में बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया था। लेकिन अफसोस था तो इस बात का कि जिस 25 लाख रुपए की खातिर वे लोग मेरी इतनी सेवा कर रहे थे वह उन्हें कभी भी हासिल होने वाला नहीं था। मैं रगड़ रगड़ कर नहाया और फिर मैंने कपड़े पहन लिए। पलंग की बगल पर रखी छोटी सी गोल मेज पर पाइप, माचिस और तंबाकू पड़ा था। वहीं मेरा सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा भी पड़ा था। मैंने पाइप तैयार किया और उसके लंबे लंबे कस लगाने लगा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मैं सोचने लगा, इमारत में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जोर से चिल्लाऊं, दरवाज़ा पीटूं या कुछ और? तभी मुझे बंद दरवाजे की चौखट में लगा एक पुश बटन दिखाई दिया। क्या पता यह इमारत में कहीं और बजने वाली घंटी का पुश बटन हो। मैंने उस पुश बटन को 2-3 बार दबाकर छोड़ दिया। जवाब में मुझे इमारत में कहीं घंटी बजने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। या तो वह कमरा साउंड प्रूफ था या वह इमारत बहुत बड़ी और घंटी बहुत दूर लगी हुई थी, और या फिर उस पुश बटन का संबंध किसी घंटी से था ही नहीं। लेकिन संबंध था। बंद दरवाजे के ताले के छेद में से चाबी घूमने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला। चौखट पर 2 आदमी प्रकट हुए। एक बाहर गलियारे में ही रह गया और दूसरा भीतर आ गया। तुरंत दरवाज़ा बंद हो गया और ताले में चाबी घूम गई। जो आदमी भीतर आया था वह लगभग 40 साल का, सिर से एकदम गंजा हिस्ट पुष्ट एक आदमी था। उसका दायां हाथ अपने कोट की जेब में था और उस हाथ में निश्चय ही
रिवॉल्वर थी। बाहर वाला आदमी भी सशस्त्र था। मुझे उसकी पतलून की बेल्ट से जुड़ा हॉलस्टर दिखाई दिया था। मेरे सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम था। मैं उन्हें धोखा देकर वहां से भाग नहीं सकता था। गंजे ने मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। वह दरवाजे से 2 कदम आगे बढ़कर खड़ा हो गया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी और वह बोला, हेलो। मैं कहाँ हूँ? मैं बोला। हिंदुस्तान में, उत्तर मिला। हिंदुस्तान में तो हूँ, लेकिन कहाँ? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे लिए हिंदुस्तान शायद उतना बड़ा नहीं। जिस सरगर्मी से पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है, वैसे आज़ाद हिंदुस्तान में शायद ही किसी की तलाश हुई हो। लेकिन फिर भी तुम जहाँ भी हो एकदम सुरक्षित हो। कम से कम इतना तो बता दो कि दिन है या रात। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो शायद नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो पता लगे कि मुझे अभी ब्रेकफास्ट की मांग करनी है या लंच की या डिनर की। ओह, अभी भोजन आ रहा है। उसे तुम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो चाहे समझ लेना। बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं खामखा आगे बढ़ा। वहीं खड़े रहो, गंजा एक कर्कश स्वर से बोला। मैं ठिठक गया। गंजा दरवाजे के पास पहुंचा। उसने बेल पुश धीरे से दबाकर छोड़ दिया। दरवाजे में फिर चाबी घूमी, दरवाज़ा खुला और एक वर्दीधारी वेटर एक ट्रॉली धकेलता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने ट्रॉली पलंग के साथ खड़ी कर दी और स्वयं आदरपूर्ण मुद्रा बनाए एक और खड़ा हो गया। मैंने देखा ट्रॉली भोज्य पदार्थों से भरी पड़ी थी। फल, कॉफ़ी और स्कॉच की एक बोतल से लेकर कई सामिश निरामिष भोजन ट्रॉली पर उपस्थित थे। ट्रॉली में इतना मसाला था कि मैं उसे 4-5 दिन में भी खत्म नहीं कर सकता था। बाकी मेहमान कहाँ हैं? मैंने पूछा। कैसे मेहमान? गंजा उलझनपूर्ण स्वर से बोला। जो मेरे साथ इस दावत में शामिल होने वाले हैं। तुम्हारे साथ कोई शामिल नहीं होने वाला। तो क्या यह सारा खाना मैं अकेले खाऊंगा? जरूरी नहीं, जो पसंद हो खाओ, बाकी वेटर वापस ले जाएगा। और दोस्त, मजाक करने की कोशिश मत करो। मुझे मस्खरे आदमी पसंद नहीं। मजाक तो तुम मेरे साथ कर रहे हो, जो मेरे लिए इतना खाना मंगाया है। मैं आदमी हूँ या राक्षस? ऐसा इसलिए किया गया है, गंजा तनिक नम्र स्वर से बोला, क्योंकि हमें तुम्हारी पसंद नहीं मालूम और मैं यह नहीं चाहता कि कोई बार बार चक्कर लगाए। आगे से तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। यानी कि मुझे काफ़ी अरसे तक यहाँ कैद रहना पड़ेगा? यह तो तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा अपने साथियों से संपर्क का कोई आसान साधन है तो तुम्हारी निकासी जल्दी संभव हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से बाहर निकलने से पहले तुम्हारे लिए हमें 25 लाख रुपए दिलवाना जरूरी है। लेकिन यहाँ से निकले बिना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें रुपए का इंतजाम तो यहाँ से निकले बिना ही करना होगा। बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने के लिए हम तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हैं। और अगर मैं जल्द ही कुछ ना कर पाया तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? नमूना खाना खाने से पहले देखना चाहते हो या बाद में? पहले नहीं, मैं जल्दी से बोला। मैं एक क्षण ठिठका और फिर धीरे से बोला, और बाद में भी नहीं। समझदार आदमी हो। मैंने पेट भर खाना खाया। बाद में मैंने एक कप कॉफ़ी बनाई और उसे ट्रॉली से अलग रख दिया। स्कॉच की बोतल मैंने ट्रॉली में से पहले ही उठा ली थी। गंजे के संकेत पर वेटर ट्रॉली वापस ले गया। उस दौर में दरवाज़ा मजबूती से बंद रहा। बड़ी विकट स्थिति थी। मुझे जेल में से निकालने में तो वे लोग मेरे मददगार साबित हुए थे, लेकिन अब यहाँ से निकलने में तो कोई मेरी मदद नहीं करने वाला था। और यहाँ मैं जेल से ज़्यादा सख्त कैद में था। प्रत्यक्षतः मैं बहावहीन चेहरा लिए कॉफ़ी और पाइप का आनंद लेता रहा। मैं चला। गंजा बोला, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो घंटी बजा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? गंजा एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, तुम मुझे चौधरी के नाम से पुकार सकते हो। और वास्तव में तुम्हारा नाम क्या है? कहा ना, तुम मुझे चौधरी के नाम से पुकार सकते हो। मैं चुप हो गया। गंजे ने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, गंजा बाहर निकला। दरवाज़ा फिर बंद हो गया और उसमें ताला लग गया। 2 दिन इसी प्रकार गुजरे।
उस स्थिति से निकलने की मैं कोई तरकीब नहीं सोच सका, ना ही मैं गंजे को बरगलाने के लिए कोई मुनासिब कहानी तैयार कर सका। अंत में मैंने यही फैसला किया कि मैं उसे सच-सच सारी बात बता दूंगा। तीसरे दिन मैंने गंजे से मुलाकात होते ही उसे ईमानदारी से पूरी दास्तान सुना दी। सारी बात सुनने के बाद गंजे का चेहरा बेहद गंभीर हो उठा। वह कितनी ही देर संदिग्ध निगाहों से मुझे घूरता रहा और फिर कर्कश स्वर से बोला, तुम्हारी मर्जी क्या है? मेरी क्या मर्जी होगी? मैं असहाय स्वर से बोला, अब तो तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? देखो, तुम्हारी कहानी दमदार तो है लेकिन विश्वसनीय नहीं है। लेकिन मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की और मोहलत दे रहा हूँ। अगर उतने समय में तुमने अपनी ट्यून नहीं बदली तो फिर तुम्हारा भगवान ही मालिक है। लेकिन चौधरी साहब, मैंने कहना चाहा। छोड़ो। चौधरी ने यूं मेरी और हथेली फैलाई जैसे मेरे मुंह से निकले शब्द वापस मेरे मुंह में धकेलना चाहता हो। हम वैसे ही जानते हैं और मानते हैं कि तुम बहुत शातिर आदमी हो, होशियार आदमी हो, इसलिए अपनी होशियारी और ज़्यादा साबित करने की कोशिश मत करो। भविष्य में हमारे साथ होशियारी दिखाने के बहुत मौके आएंगे और विश्वास जानो, यह कोई मुनासिब मौका नहीं है। मैं कल इसी वक्त फिर आऊँगा। कल हमारा हक हमें दिलाने के लिए या अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। सुनो, मैं एकाएक बोला। बोलो। वह बोला, मुझे विस्की और मिल सकती है? उसने मेज पर पड़ी खाली बोतल पर निगाह डाली और तनिक अनिच्छा स्वर से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह चला गया। 10 मिनट बाद जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की नई बोतल मेरे पास पहुंच गई। मेरी खातिरदारी ही इस बात का सबूत थी कि वे मुझे बहुत बड़ा अपराधी समझ रहे थे और वे भविष्य में मुझसे बहुत आशा रखते थे। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मेरे पास केवल 24 घंटे का समय था और उतने समय में मुझे किसी प्रकार वहां से निकल भागना था, जो कि वर्तमान स्थिति में एक असंभव कृत्य मालूम होता था। गंजा वहां सशस्त्र आता था। जब तक वह वहां ठहरता था, वह ना तो अपनी जेब से हाथ निकालता था और न मेरे पास फटकता था। वैसे भी वह मुझसे डबल आदमी था। मेरे जैसे आदमी के लिए उसे अपने अधिकार में कर लेना असंभव नहीं तो बेहद कठिन जरूर था। अगर मैं उसे अपने अधिकार में कर भी लूँ तो भी उस कमरे में से बाहर निकलना संभव नहीं था। बाहर जो सशस्त्र आदमी पहरे पर मौजूद था, दरवाज़ा खुलते ही उसे चौखट पर गंजे की शक्ल दिखाई देना जरूरी थी। उसे गंजा ना दिखना ही इस बात का सबूत था कि कोई गड़बड़ हो गई थी। और फिर पता नहीं उस इमारत में उस जैसे और कितने सशस्त्र गार्ड मौजूद थे और उस इमारत में सुरक्षा के और क्या क्या इंतजाम थे। मैंने पाइप सुलगा लिया और तेजी से कमरे में चहलकदमी करने लगा। मुझे फौरन कुछ न कुछ करना ही था। गंजा हमेशा कमरे में घुसते ही दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था और मेरी ओर मुंह करके बात करने लगता था। उसके पीछे पहुंचना तो दूर, वह मुझे अपनी ओर कदम भी नहीं बढ़ाने देता था। मेरी सबसे पहली समस्या तो यही थी कि मैं किसी प्रकार गंजे के पीछे पहुंच जाऊं। यह तभी संभव था जबकि उस सीमित स्थान में वह मुझे कहीं और समझे और मैं वास्तव में कहीं और हूं। अगर वह समझे कि मैं बाथरूम में हूं लेकिन वास्तव में मैं दरवाजे की बगल में दीवार के साथ पीठ लगाए तैयार खड़ा हूं, तो काम बन सकता था। मैं बाथरूम में पहुंचा। मेरी निगाह टॉयलेट के फ्लैश की जंजीर पर पड़ी। मैंने जंजीर खींची। पानी जोर की गड़गड़ाहट की आवाज़ करता हुआ टॉयलेट के भीतर गिरने लगा। कुछ क्षण बाद शांति छा गई। मुझे गंजे का ध्यान अपनी ओर हटाने की तरकीब सूझ गई। मैंने अपना पजामा कुर्ता उतार दिया। मैंने सेफी रेजर से ब्लेड निकाला और उसकी सहायता से मैं बड़े हिसाब से दोनों कपड़ों के टुकड़े टुकड़े करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कमीज और पजामे को एक लंबी और मजबूत रस्सी में परिवर्तन कर लिया। मैंने उस रस्सी का एक सिरा टॉयलेट की जंजीर से बांधा और रस्सी को पानी के पाइप के नीचे से गुजार कर बाथरूम के दरवाजे से बाहर ले आया। वहां मैंने उसे खिड़कियों के रोशनदानों को बंद करने और खोलने के खटकों को हुक से गुजारा। रस्सी छोटी पड़ गई। मैंने ड्रेसिंग गाउन की डोरी निकाल कर उसे आगे जोड़ दी। अब रस्सी दीवार के साथ साथ पर्दों के पीछे पीछे गलियारे की ओर के बंद दरवाजे तक पहुंच रही थी। वहां मैंने रस्सी का दूसरा सिरा दरवाजे के बगल में मौजूद एक खूंटी से बांध दिया। मैंने खूंटी के समीप रस्सी को खींचा।
भीतर बाथरूम में जंजीर खींची और फ्लैश चलने की गड़गड़ाहट की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। मैंने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। सारे सिलसिले में एक ही खराबी थी कि जहां जहां रस्सी पर्दों के पीछे से नहीं गुजर रही थी वहां वह साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि कमरे के भीतर घुसते ही फौरन गंजे की निगाह उस पर नहीं पड़ेगी। मैंने अलमारी से निकालकर बेल बॉटम जीन कमीज और जैकेट पहनी और गाउन अलमारी में डालकर अलमारी बंद कर दी। अपना सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा भी मैंने मेज से उठाकर जैकेट की जेब में रख लिया, हालांकि उसकी मुझे तुरंत ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपनी एक जुराब उतारी। बाथरूम में एक मनी प्लांट पड़ा था। मैंने उसके गमले में से ढेर सारी मिट्टी निकालकर जुराब में भर ली और जुराब के मुंह पर गांठ लगा दी। मैंने मिट्टी से भरी एक जुराब अपनी पॉकेट की जेब में डाल दी। बाहर मेज से मैंने जॉनी वॉकर की नई बोतल उठाई और उसे बाथरूम में ले आया। मैंने उसकी सील तोड़ी और बोतल की आधी विस्की वॉश बेसिन में डालकर ऊपर से नलका चला दिया। बाकी की बची विस्की समेत बोतल मैंने यथास्थान मेज पर रख दी। मैं चाहता था कि गंजा मुझे नशे में समझे। अगले आधे घंटे में मैंने रस्सी खींचकर कई बार यह चेक किया कि टॉयलेट का फ्लैश ठीक चल रहा था या नहीं। फ्लैश हर बार चला। अपने इंतजाम से पूरी तरह संतुष्ट होकर मैंने कॉल बेल बजा दी। अपने बुरी तरह धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाजे की बगल में दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। मैंने मिट्टी से भरी जुराब जेब से निकालकर अपने हाथ में ले ली। अन्य कई आशंकाओं के साथ एक नई आशंका भी मेरे मन में पनप रही थी। घंटी बजने पर गंजा हमेशा अकेला वहां आता था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार गंजा अपने साथ किसी और को ले आए, या गंजा आए ही ना, उसके स्थान पर कोई और आ जाए और बाहर खड़ा गार्ड उसके पीछे दरवाजे का ताला ही ना लगाए। ताले में चाबी घूमने की हल्की सी आवाज़ हुई। मैंने मन ही मन वाहे गुरु का नाम लिया और खूंटी के साथ बंद रस्सी खींच दी। दरवाज़ा खुला। साथ ही बाथरूम में जोर से फ्लश चलने की आवाज़ हुई। गंजे ने सावधानी से कमरे में कदम रखा। वह अकेला था। मेरी जान में जान आई। बाथरूम में फ्लैश चलने की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे से अत्यधिक सतर्कता के भाव उड़ गए। फिर उसकी निगाह मेज़ पर पड़ी, आधी खाली जॉनी वॉकर की बोतल पर पड़ी। वह बिल्कुल अस्वस्थ दिखाई देने लगा। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और स्वयं दरवाजे से 2 कदम आगे बढ़ गया। बाहर से ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई। गंजा बाथरूम की ओर देख रहा था। मैं उसके एकदम पीछे था। मेरी तरकीब काम कर गई थी। वह मुझे बाथरूम में समझ रहा था। मैंने अपनी पूरी शक्ति से मिट्टी से भरी जुराब का प्रहार उसकी कनपट्टी पर किया। उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकली। उसके घुटने मुड़े और वह एक हल्की सी धप की आवाज़ के साथ फर्श पर आ गया। मैं निस्तब्ध खड़ा रहा। क्या गंजे के नंगे फर्श पर गिरने की आवाज़ बाहर सुनाई दी थी? कितनी ही देर मैं पत्थर की प्रतिमा की तरह दरवाजे की ओर कान लगाए खड़ा रहा, लेकिन शायद आवाज़ बाहर नहीं गई थी। अगर आवाज़ बाहर गई होती तो अभी तक कुछ न कुछ हो गया होता। मैं फिर फर्श पर अचेत पड़े गंजे की ओर आकर्षित हुआ। सबसे पहले मैंने उसकी जेब में से रिवॉल्वर निकालकर अपने अधिकार में की। फिर मैंने उसकी जेब में से लगभग 800 रुपये के नोट और सारी खरीद निकालकर अपने जेब के हवाले की। मैंने वह रस्सी खोल ली जो फ्लैश चलाने के लिए इस्तेमाल हो चुकी थी। उसी रस्सी से मैंने गंजे के हाथ पांव बांध दिए और कपड़े का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया। मैं पलंग के पास पहुंचा। पलंग का गद्दा रुई से भरा हुआ था। मैंने ब्लेड की सहायता से गद्दा फाड़ डाला और उसकी सारी रुई निकालकर खिड़की के पास एक कोने में जमा कर दी। रुई के ऊपर मैंने बोतल में बची सारी विस्की उड़ेल दी। उन तमाम क्रियाओं के दौरान मैं बीच बीच में कुछ न कुछ बोलता जा रहा था, ताकि अगर बाहर कोई सुन रहा हो तो उसे ऐसा लगे कि भीतर वार्तालाप के अतिरिक्त कुछ नहीं हो रहा था। उसी क्षण गंजे के शरीर में हरकत हुई। मैं गंजे के सामने पहुंचा। मैंने रिवॉल्वर उसकी ओर तान दी। उसे होश आ चुका था। अपनी ही रिवॉल्वर अपनी ओर तनी देखकर उसके नेत्र फट पड़े। वह उतना सुरमा नहीं था जितना कि वह इतने दिन स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करता रहा था। वह साफ साफ भयभीत दिखाई दे रहा था। गंजे खलीफा, मैं धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में बोला, मैं यहाँ से निकलने जा रहा हूँ, और मर्जी से या बिना मर्जी से इस अभियान में तुम मेरी मदद करोगे। इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना याद रखो, अगर कोई गोली चली मेरी ओर से या बाहर मौजूद तुम्हारे साथियों की ओर से,
तो सबसे पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से किनारा करेगी, समझ गए? उसने जल्दी जल्दी सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। गुड, अब उठकर खड़े हो जाओ। लेकिन उठना उसके बस की बात नहीं थी। उसके हाथ उसके पीठ के पीछे बंधे पड़े थे और टांगे आपस में बंधी हुई थी। मैंने उसके पाँव के बंधन खोल दिए। वह लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेरे संकेत पर वह दरवाजे के पास दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। मैंने एक माचिस जलाई और उसे कोने में पड़े विस्की में बसे रुई के ढेर की ओर उछाल दिया। रुई भग से जल उठी। मैंने जल्दी से घंटी का बटन दबा दिया। मैं रिवॉल्वर हाथ में लिए गंजे के एकदम पीछे खड़ा हो गया। चेतावनी के रूप में रिवॉल्वर की नाल मैंने गंजे की पीठ से सटाई हुई थी। ताले में चाबी घूमी। अब तक रुई से निकली आग खिड़की के पर्दे को भी लग चुकी थी। दरवाज़ा खुला। मैंने पूरी शक्ति से गंजे को सामने की ओर धक्का दिया और गला फाड़कर चिल्लाया, आग आग! गंजा संभलने के उपक्रम में सीधा सशस्त्र गार्ड की छाती से जाकर टकराया। गार्ड के हाथ में रिवॉल्वर थी, लेकिन वह बुरी तरह हड़बड़ाया हुआ था। उसकी निगाह या तो गंजे पर पड़ी थी या आग पर। मैं तो शायद उसे दिखाई तक नहीं दिया था। ज्यों ही गंजा उससे टकराया, दोनों एक दूसरे से उलझे उलझे फर्श पर लौट गए। गार्ड के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरी। मैं छलांग मारकर दोनों के शरीरों को पार कर गया और गलियारे में सरपट भागा। मेरे पीछे गार्ड चिल्लाया। मैं मोड़ काट कर दाईं ओर के गलियारे में भागा। उसके सिरे पर नीचे और ऊपर दोनों ओर जाने वाली सीढ़ियाँ थी। मैं ऊपर भागा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वे लोग मुझसे नीचे भागने की अपेक्षा करेंगे। निचले मंजिल पर शोर मच गया था और वह सारी मंजिल भागते कदमों से गूंजने लगी थी। मैंने एक कमरे का दरवाज़ा ठेला। कमरा खाली था। मैं भीतर घुस गया और मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ मेरी निगाह खुली खिड़की से बाहर पड़ी। तब मुझे पहली बार पता लगा कि बाहर शाम ढल रही थी और रात का झुटपुट फैल रहा था। आग की ऐसी की तैसी। एकाएक गंजे का गर्जदार स्वर मेरे कानों पर पड़ा। इमारत जलती है तो जल जाने दो। तुम लोग फौरन उस लौंडे को पकड़ो, वरना बॉस हम सबको कच्चा चबा जाएंगे। नरपत, तुम सामने के दरवाजे पर पहुंचो। मुरारी, तुम पीछे जाओ। बाकी हम सब लोग इमारत की तलाशी लेते हैं। वह तीसरी मंजिल पर नहीं है। एक अन्य आवाज़ आई। मैं अभी ऊपर से आया हूँ। फिर वह जरूर पहली मंजिल पर होगा, गंजा बोला। एक कोना छान मारो, वह यहीं कहीं छुपा होगा। वह अभी इमारत से बाहर नहीं निकल पाया है। 1 मिनट पहले तक मेन गेट पर कैलाश खड़ा था। उसने उसे निकलते नहीं देखा। आग सारी इमारत में फैल जाने का खतरा है। अच्छा है वह बचकर न जाने पाए, चाहे वह आग में भुन जाए। मैं तीसरी मंजिल पर ही था, क्योंकि किसी ने कहा था कि मैं तीसरी मंजिल पर नहीं हूँ। इसलिए जाहिर था कि वे लोग बाकी सारे स्थान तलाश कर चुकने के बाद ही वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन मैं अधिक देर वहाँ रुका नहीं रह सकता था। दूसरी मंजिल पर आग फैल जाने की सूरत में मेरा बच निकलना वैसे ही कठिन हो जाता। मैंने खिड़की में से बाहर झांका। खिड़की इमारत की साइड में खुलती थी और बगल में एक पानी का पाइप ग्राउंड तक जा रहा था। मैं खिड़की से बाहर लटक कर प्रोजेक्शन पर आ गया। मैंने पाइप पकड़ा और उसके सहारे तेजी से नीचे उतरने लगा। मैं निर्विघ्न ग्राउंड तक पहुंच गया। इमारत की साइड से होता हुआ मैं सामने की ओर बढ़ा। मोड़ पर पहुंचकर मैंने सावधानी से आगे झांका। मुख्य द्वार की सीढ़ियों के सामने हाथ में रिवॉल्वर लिए एक आदमी खड़ा था, जो नीचे ही नरपत था, क्योंकि गंजे ने नरपत को ही सामने के दरवाजे की रखवाली का आदेश दिया था। मैंने मन ही मन निश्चय किया और फिर दीवार की ओट छोड़कर खुले में आ गया। नरपत, मैंने धीरे से आवाज़ दी। पहली आवाज़ उस तक नहीं पहुंची तो दूसरी बार मैंने तनिक उच्च स्वर में बोला, नरपत। नरपत ने मेरी दिशा में देखा। मैंने जोर जोर से हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने का संकेत किया और साथ ही अर्थपूर्ण ढंग से इमारत की साइड में देखा। तब तक अंधेरा छा चुका था और कंपाउंड में जलता हुआ इकलौता बल्ब इतने बड़े कंपाउंड का अंधकार दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मेरे उस एक्शन का नरपत पर बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उसने मुझे अपना ही कोई साथी समझा और समझा कि शायद मुझे भगौड़े कैदी का कोई सुराग मिल गया था। वह भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, कहाँ है? तभी उसकी दृष्टि मेरे चेहरे पर पड़ी। हैरानी से उसका मुंह खुल गया और आंखें फट पड़ी। लेकिन इससे पहले वह अपना रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा भी कर पाता, मैंने अपने हाथ में थमी रिवॉल्वर का भरपूर वार उसकी कनपट्टी पर किया। उसकी खोपड़ी खुल गई और वह भरभरा कर जमीन पर आ गिरा।
मैंने जान बचाकर कंपाउंड से बाहर की ओर भागा। मैं कंपाउंड से बाहर निकल आया। किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझे टोका नहीं, ना ही मुझे अपने पीछे कोई चेतावनी भरी आवाज़ सुनाई दी और ना ही कोई गोली चली। सड़क पर आकर भी मैं रुका नहीं। पता नहीं वह इमारत दिल्ली के कौन से भाग में थी, पता नहीं दिल्ली में थी भी या नहीं। मैं जिधर सिंह समाये सरपट भाग निकला। संयोगवश वह सुनसान इलाका था। वहाँ मुझे इस प्रकार भागता देखकर हैरान होने वाला कोई नहीं था। जब तक मेरे दम में दम रहा मैं भागता रहा। अपने हिसाब से तब तक मैं इमारत से काफ़ी दूर निकल आया था। अंत में मैं एक स्थान पर रुका और जोर जोर से हाँफने लगा। जहाँ मैं उस समय खड़ा था उसकी बगल में एक काफ़ी चलती हुई सड़क थी, जिस पर से कि काफ़ी मोटर ट्रैफिक गुजर रहा था। अपनी सांस पर काबू पा चुकने के बहुत देर बाद मुझे ध्यान आया कि गंजे से छीनी हुई रिवॉल्वर अभी भी मेरे हाथ में थी। पहले तो मैंने रिवॉल्वर को वहीं फेंक देने का इरादा किया, लेकिन फिर सोचकर मैंने उसे अपनी पतलून के बेल्ट में खोस लिया और ऊपर से जैकेट की जीप छाती तक बंद कर ली। फिर मैंने जेब से पाइप निकालकर सुलगाया और फिर बड़े तृप्तिपूर्ण ढंग से उसके कस लगाता हुआ सड़क के साथ साथ चलने लगा। एक खाली स्कूटर पीछे से मेरे समीप आकर जरा धीमा हुआ। स्कूटर ड्राइवर ने प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी ओर देखा। मेरे हाथ के संकेत पर उसने स्कूटर रोक दिया। मैं स्कूटर में बैठ गया और बोला, रगील। स्कूटर तेजी से सड़क पर दौड़ चला। सुनो, एकाएक मैं बोला, यह कौन सी जगह थी? स्कूटर वाले ने एक उचटती सी निगाह मुझ पर डाली और तनिक हैरानी भरे स्वर में बोला, लॉरेंस रोड। मैं चुप हो गया। मैं रगील पहुंचा। एक आदमी से वक्त पूछा तो मालूम हुआ कि अभी 7 ही बजे थे। मैं रगील की बुकिंग पर पहुंचा। शो शुरू हो चुका था, लेकिन टिकट मिल रही थी। मैं टिकट लेकर सिनेमा में घुस गया। पता नहीं क्या फिल्म थी और मैंने क्या देखा। लगभग 9:30 बजे मैं सिनेमा से बाहर निकला। मैंने पाइप फिर से सुलगाया और रगील वाले ब्लॉक के मोड़ पर रेलिंग के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। सामने सेलर डिस्कोथेक था। आसपास देसी विदेशी हिप्पियों की भरमार थी। कुछ मेरी तरह रेलिंग और सेलर की दीवार के साथ टेक लगाए खड़े थे, कुछ उस छोटे टुकड़े में इधर उधर घूम रहे थे। मेरा अपना हुलिया लिबास भी उन लोगों से मिलता जुलता ही था। मैं वहाँ स्वयं को सुरक्षित पा रहा था। थोड़ी देर बाद हिप्पियों के एक झुंड के साथ मैं भी सेलर में घुस गया। भीतर धुएं से भरे अर्ध प्रकाशित हॉल में बीट म्यूजिक गूंज रहा था। कुछ जोड़े उस संगीत की ताल पर अपने शरीर को विचित्र प्रकार से झटके देकर हिला रहे थे। मैं जिस हिप्पी ग्रुप के साथ भीतर घुसा था उन्हीं के साथ मेज पर बैठ गया। शीघ्र ही मेरी उनसे दोस्ती हो गई। चरस का सिगरेट दायरे में बैठे हम लोगों में से गुजरने लगा। मैंने पाइप बुझाकर जेब में रख लिया और चरस के सिगरेट के 3-4 कस लगा लिए। मेरा सिर घूम गया। उसी ग्रुप की एक हिप्पी बला मुझे बाँह पकड़कर नचाते हुए जोड़ों के बीच में ले गई तो मुझे इनकार या ऐतराज़ करने की भी सुध नहीं रही। मैं भी भीड़ से मिलकर उसी हिप्पी वाला के सामने खड़ा होकर झूम झूम कर हिलने लगा और ज़मीन पर पाँव पटकने लगा। कभी कभार वह हिप्पी बला सीधे मेरी छाती से आ टकराती थी तो उसके बेसियर से बनावटी बंधन से एकदम आज़ाद उन्नत वक्ष का धक्का मेरे होश उड़ा जाता था। कभी किसी अन्य सुंदरी को जींस के कसे नितंब मुझे पीछे से धक्का दे जाते थे तो मैं आगे किसी के ऊपर जा गिरता था। ऐसे लोगों से और ऐसे माहौल से मेरा पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। पता नहीं चरस के नशे का असर था या उस माहौल का। मैं उस समय स्वयं को इतना खुश महसूस कर रहा था जितना कि शायद ही पहले कभी किया था। उस समय मेरा जी चाह रहा था कि मैं भी गला फाड़ फाड़ कर गाऊं, इतनी जोर से छलांग मारूं कि मेरा सिर डिस्कोथेक की छत से जा टकराए। मैं अपने सामने खड़ी सुंदरी को अपने आलिंगन में दबोच लूं और तब तक ना छोड़ूं जब तक कि उसकी या मेरी एक एक हड्डी ना कड़क जाए। उस समय मैं यह भी भूल गया था कि अभी कुछ क्षण पहले मैं मौत के मुंह से निकल कर आया था और दोबारा किसी भी क्षण मौत के मुंह में पहुंच सकता था। डांस खत्म हुआ। मैं हिप्पी सुंदरी की कमर में बाँह लपेटे वापस अपनी मेज पर आ गया। चरस का दौर फिर चल पड़ा। मेरे रहे से होश भी उड़ गया। पता नहीं कब मेरा मचलता हुआ हाथ हिप्पी सुंदरी की मेरी जांग सटी जांग पर सट गई। उसने कोई ऐतराज़ नहीं किया।
उसने एक मदमाती निगाह मुझ पर डाली और खाने में जुट गई। वह रात मेरी जिंदगी की एक यादगार रात थी। वह पहली रात थी जब मुझे अपनी खूबसूरत बीवी सुरजीत की बेवफाई का गम होना तो दूर, उसकी याद तक नहीं आई थी। उसी क्षण पहली बार अपनी इलाहाबाद की ज़िंदगी से मेरा 100% नाता टूटा। उसी क्षण मैंने मन ही मन अजित वगैरह को पाताल से भी खोद निकालने की कसम खाई। मैंने कसम खाई कि मैं न केवल उससे अपना हिस्सा वसूल करूंगा, बल्कि मैं उन तीनों को उनकी दगाबाजी की सज़ा भी दूंगा। डिस्कोथेक बंद होने तक मैं हर क्षण उस हिप्पी बला के संसर्ग में रहा। आधी रात के बाद मैं उसके और उसके अन्य साथियों के साथ जंतर मंतर के सामने मौजूद एक कथित गेस्ट हाउस में गया, जहां केवल हिप्पी ही ठहरते थे। वहां एक कमरे में 10-10, 12-12 हिप्पी मौजूद थे। उनमें स्त्रियां भी थी और पुरुष भी। सोने का यह आलम था कि किसी का सिर किसी की टांगों में और किसी की टांगें किसी की गर्दन में और किसी की बाहें किसी की छाती पर। रात के 2 बजे थे, लेकिन एक हिप्पी गिटार बजा रहा था और कई अभिसार का गीत गा रहा था। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। मैं जब सोया था तो मैं अपनी उस समय की संगिनी हिप्पी बला से काफ़ी परे हटकर लेटा था। बीच में जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि मेरा मुंह उसके अनावृत उरोजों के बीच में धंसा हुआ था। मेरी एक बांह उसकी कमर में लिपटी हुई थी और दूसरे उसके शरीर के नीचे दबी हुई थी। हम दोनों की टांगों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था पड़ी हुई थी। उस रात मैंने अपने बहुत से परंपरागत संस्कारों को अपनी आत्मा से धूल की तरह झाड़ कर अलग किया। उस रात मैंने अपनी मिडिल क्लास मटेरियलिटी को यूं अपने व्यक्तित्व से अलग किया जैसे वह कोई गंदी सी लीजी सी चीज़ थी जो बरसों से मेरे साथ चिपकी मुझे बेपनाह तकलीफ दे रही थी। उस रात मैं एक नया इंसान बन गया।